रमेश अपनी पत्नी रानी और अपनी माँ पार्वती के साथ एक किराए के घर में रहता था। वो पेशे से एक मिस्त्री था और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहा था। ये जी सुनते हो, घर में सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा आटा ही बचा है और घर में कुछ नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आए। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं ले आऊँगा। कुछ ही पैसे बचे हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं भाग्यवान। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। तो क्या मैं आपके साथ कोई काम करूं? नहीं नहीं भाग्यवान, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद संभाल लूँगा। तभी अचानक उसकी माँ बुरी तरह खांसने लगी। अरे रे, क्या हुआ माँ जी? आप ठीक तो हैं? क्या बात है आपको? अरे बेटा, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है बेटा। रानी, जाओ माँ जी के लिए एक और रजाई लेकर आओ जल्दी से। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे बेटा रमेश, तेरे ऊपर बहुत बोझ आ गया है ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किसने कहा? अरे बेटा, बूढ़ी जरूर हो गई है तेरी माँ, लेकिन मेरे कान अभी भी काम कर रहे हैं। अरे बेटा, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में कि तुझ पर कितना बोझ बढ़ गया है। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, वो तो भला हो हमारे मकान मालिक हीरा लाल का। मैं जहाँ पर पिछले 20 सालों से रह रही हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया। अभी भी सिर्फ 100 रुपये किराया ही लेते हैं बेटा। बेटा, वो बहुत भला आदमी है। हाँ माँ जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप ज़्यादा मत बोलिए, आपको खांसी भी काफ़ी आ रही है। आप आराम कीजिए माँ जी। पार्वती खांसते खांसते सो गई। इस बीच एक दिन सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ का तूफान खोल दिया हो। और शाम को रमेश बाहर से काम से लौटा तो उसके हाथ पैर सुन थे। अरे भाग्यवान, आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। बाहर भी बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे भी हाथ पैर सुन हो रहे हैं। आज आपको जल्दी आ जाना चाहिए था, जी की भी सेहत बहुत खराब है आज तो। रमेश ने तुरंत चारपाई पर पड़ी अपनी माँ की तरफ देखा। पार्वती बुरी तरह कांप रही थी। उनकी खांसी अब और बढ़ चुकी थी। अरे अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? अरे बेटा, आज की ठंड, ये ठंड मेरा दम निकाल रही है बेटा। बहुत ठंड लग रही है। मैंने 2 रजाइयाँ और दे दी हैं इनको, लेकिन इनका बदन तो अभी भी ठंड से कांप रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश के चेहरे पर डर उतर आया। वो समझ गया था कि ये सिर्फ साधारण ठंड नहीं है। भाग्यवान, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो डॉक्टर को बुलाता, उसकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अरे अरे माँ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे कुछ तो बोलिए माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? रमेश अपनी माँ की मृत्यु के गम से बहुत रोने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत रोने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। फिलहाल अब अंतिम संस्कार के सिवा करने को कुछ नहीं बचा था, तो वही कर दिया गया। उनका मकान मालिक हीरा गाल भी आया। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं तुम्हारी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। बहुत ही सीधी और अच्छे स्वभाव वाली थी तुम्हारी माँ। जी जी भाई साहब जी। लेकिन अगले ही दिन हीरालाल दोबारा उनसे मिलने पहुंचा। रमेश ने सोचा शायद सांत्वना देने आए हैं, लेकिन बात कुछ और ही थी। अरे अरे, आइए आइए भाई साहब, आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैं जहाँ पर बैठने नहीं, एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ रमेश। कैसी बात? देखो भाई रमेश, मैं तुम्हारी माँ की वजह से किराया नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन अब हालात और जमाना दोनों बदल गए हैं। मतलब? मतलब यही कि भाई, अब से किराया 100 रुपये नहीं बल्कि 1000 रुपये होगा। रमेश के चेहरे का रंग पल में उड़ गया। क्या? 1000 रुपये? अरे ये क्या, आप मजाक कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दे सकते हो तो रहो, अगर नहीं दे सकते तो घर खाली कर दो मेरा। यही बात है। अरे माँ जी की मौत के अगले दिन भी कोई ऐसे बोलता है क्या? अरे हीरालाल भाई,
हम कब से जहाँ रह रहे हैं, अब तो जानते ही हैं मैं वक्त पर किराया दे देता हूँ। मेरी तो माँ की चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई है। जी आप क्या बोल रहे हो? देखो रमेश भाई, मुझे भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। अब जमाना बदल गया है। बताओ मुझे, रहोगे या घर खाली करोगे? अरे 1 महीने की मोहलत और दे दो भाई साहब, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। और 1 दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। शाम तक मेरा घर खाली कर दो बस। उनका मकान मालिक वहां से चला गया। रानी और रमेश हैरान खड़े रह गए। चलो भाग्यवान, चलने की तैयारी करो। पर हम जाएंगे कहाँ पर? अरे मैंने कहा ना, चलने की तैयारी करो तो बस चलो। थोड़ी देर में रमेश और उसकी पत्नी घर से बाहर निकल आए। रमेश को बहुत दुख था, लेकिन कोई भी समाधान उसके पास नहीं था। घर से बाहर ठंडी हवा उनके चेहरे पर कोड़े की तरह पड़ रही थी। हे भगवान, हम जाएं कहाँ? भाग्यवान तुम चिंता मत करो, कोई कमरा देखते हैं। रमेश ने बहुत कोशिश की, पर 1000 से कम किराया कहीं पर नहीं था। रमेश निराश होकर जंगल के रास्ते पर रुक गया और दोनों ने एक रजाई में खुद को ढक लिया। वो रात बहुत ठंडी थी, हवा बदन काट रही थी। रजाई में घुसकर भी वो दोनों कांप रहे थे। कहीं हम लोग ठंड से मर ही न जाएं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। जैसे तैसे रात कटी और सुबह सुबह की धूप ने उनको थोड़ी राहत दी। ए जी, हम ऐसे तो नहीं रह सकते, कुछ कीजिए। ऐसे तो रहना बहुत मुश्किल है, कुछ तो कीजिए आप कम से कम एक झोंपड़ी ही बना लो, उसमें हम रह तो सकेंगे ना। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, जो भी मिलेगा उससे बना लेंगे। हाँ यही करते हैं। चलिए, तो मैं भी आपकी मदद करूँगी फिर इसमें। रमेश ने जंगल से थोड़ी लकड़ी और बाकी का सामान इकट्ठा किया और झोंपड़ी बनाना शुरू किया। रानी और रमेश दोनों ही झोंपड़ी बना रहे थे। ये जी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ भाग्यवान, कर तो रहा हूँ, बस तुम पकड़ कर रखो, जल्दी हमारी झोंपड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आखिरकार शाम तक उनकी एक छोटी सी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। देखो भाग्यवान, घर बड़ा हो या छोटा, उसमें प्यार हो तो वहाँ पर ठंड भी हार जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये झोंपड़ी हमारे लिए महल है, क्योंकि इसको हमने अपने हाथों से बनाया है। भूसे की झोपड़ी खड़ी तो हो गई थी, लेकिन अंदर की सर्दी किसी जंगली जानवर जैसी थी, घुसती, काटती और बेचैन करती। रात और गहरी हो रही थी और आसमान पर बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे ठंड को और गहरा करने की साजिश कर रहे हों। रमेश और रानी दोनों एक रजाई में बैठ गए, लेकिन ठंड तो मानो उनकी जान निकाल रही थी। ए जी, ये हवा तो इस झोंपड़ी के अंदर भी आ रही है। हाँ भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो, मैं देखता हूँ, तुम रजाई कस कर ओढ़ लो। हे भगवान, ये रात कैसे कटेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही हमारी मदद कीजिए। हवा की आवाज़ झोंपड़ी के ऊपर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई भारी चीज़ ढकेल रहा हो। बाहर से सरसराहट, जानवरों की आवाज़, सब मिलकर डर पैदा कर रही थी। और अचानक एक तेज झटका आया, जैसे झोंपड़ी की आधी छत धड़ाम से अंदर गिर पड़ी। रमेश बिना समय गवाए बाहर भागा। हवा काट रही थी, हाथ तुरंत सुन्न हो गए, पर वो लकड़ी को संभालने लगा। हे हवा, थोड़ी देर तो रुक जा, मुझे अपनी छत ठीक कर लेने दे। ए जी, आप कीजिए, मैं भी पकड़ती हूँ। भाग्यवान कस कर पकड़ो, वरना ये गिर जाएगी। ए जी, इस ठंड की वजह से मेरी तो उंगलियां सुन्न हो रही हैं। सह लो भाग्यवान, सह लो, ये छत हमें बचाने के लिए ही है। बहुत मुशक्कत के बाद आखिरकार उनकी झोपड़ी फिर से बनकर तैयार हो गई। अगली सुबह धूप निकली तो कुछ आराम मिला। ठीक है रानी, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी आना, मुझे जहाँ पर बहुत डर लग रहा है। शाम को रमेश काम से वापस लौट रहा था। आसमान बिल्कुल धुंधला था, हवा बर्फ सी ठंडी थी। तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे क्या हुआ बाबा आपको, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? मेरा बेटा मुझे जहाँ पर बैठा कर गया है, बोल रहा था कि मैं अभी आ जाऊंगा, लेकिन लौटा ही नहीं। रमेश ने सामने देखा, ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर वृद्धाश्रम लिखा हुआ था। उसे सब समझ आ गया। अरे बाबा, वो आपको छोड़ कर चला गया है, वो अब वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो तो मुझे कह रहा था, चलो पिताजी मैं आपको घुमा लाता हूँ। अरे देखो बाबा, रात होने वाली है और ठंड भी बहुत है।
मैं जहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, वो जरूर आएगा मुझे लेने। अरे लेकिन मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकता है? मुझे यकीन है वो जरूर लेने आएगा मुझे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिद पर अड़ा था। हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा ठंड से नीला पड़ रहा था। रमेश के मन में अपनी माँ की ठंड से हुई मौत का दर्द जाग गया। अरे बाबा, आप मेरे पिता जैसे हो, मैं आपको जहाँ पर नहीं रहने दे सकता। ये ठंड बहुत जालिम है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। बेटा, क्या तुम मुझे सच में ले जाओगे अपने साथ? हाँ हाँ, चलिए, मैं आपको ले जाऊंगा। अब चलिए, रात और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और फिर रमेश उस बूढ़े आदमी को लेकर झोपड़ी में पहुंचा और सब बताया। हे भगवान, इतनी ठंड में कैसे छोड़ दिया इनको किसी ने। रमेश, तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो। मैं तुम्हारी अब तक परीक्षा ले रहा था। कोई और होता तो शायद वो मुझे छोड़ कर आ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास खुद भी अच्छा घर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी चिंता की, और तुम्हारे इसी दयालुपन से मैं तुम्हें अभी एक घर देता हूँ जिसमें तुम आगे से अपनी पत्नी के साथ आराम से रह पाओगे। और फिर उनका घर एक पुरानी झोपड़ी से एक आलीशान घर में बदल गया और वो बूढ़ा आदमी भी वहां से गायब हो गया। अरे बाबा, आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप? इसका मतलब वो कोई साधारण बाबा नहीं थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है इस कर के लिए। रमेश, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। उस दिन के बाद रमेश और उसकी पत्नी हंसी खुशी अपने खुद के घर में रहने लगे।